हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो तरुदत्त की एक बहुत ही बेहतरीन पोइम कह सकते हो और कैसरीना ट्री, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत चर्चित पोइम है तरुदत्त की, और तरुदत्त के बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। एक ऐसी महिला जिनकी डेथ महज 21 साल की एज में हो चुकी थी, और कई बार इनको भारत के कीट्स, जॉन कीट्स के रूप में देखते हैं, है ना। और सिंपल सा कारण है, जॉन कीट्स भी 26 इयर्स की एज को ही पा पाए थे, और उनकी भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी से हुई थी, है ना। कंजम्पशन से हुई थी। टीबी की बीमारी का एक अन्य नाम कंजम्पशन भी है, और इनकी भी डेथ कंजम्पशन से ही हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। और ये भी जॉन कीट्स की तरह सेंसुअस पोइट्री के लिए जानी जाती है। ठीक है, एक साधारण तो नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली एक एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी तो थे, वो गोविंद चंद्र दत्त थे। वो मजिस्ट्रेट थे उस ज़माने में जिस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, यानी इनको जो हिंदू धर्म के आडंबर और पाखंड वगैरह थे पसंद नहीं थे। ठीक है, इनके पिताजी एक खुद बहुत बड़े पोइट भी थे, हालांकि उनकी पोइट्री ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती क्योंकि तरुदत्त की पोइट्री उनसे भी इफेक्टिव थी। एक लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, भाषा के जानकार थे। ठीक है, और बाय प्रोफेशन वो मजिस्ट्रेट भी थे। ठीक है, बहुत ही लर्निड मैन थे, और उन्होंने तरुदत्त को घर पे बहुत कुछ सिखाया लैंग्वेजेस के बारे में। बाद में तरुदत्त की फैमिली जब यूरोप चली गई, है ना, इनके भाई की मृत्यु के बाद, अब्जू की मृत्यु के बाद, वो भी ट्यूबरक्लोसिस से उनकी डेथ हुई थी। तो तरुदत्त ने कुछ समय जो यूरोप में बिताए थे, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इन देशों को 4 साल तक विजिट किया था। ठीक है, इनकी बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की लाइफ है। इनके जो बड़ी बहन थी अरु दत्त, उनकी डेथ भी टीबी से हुई थी। और ये जो तरुदत्त हैं, एक्चुअली नाम इनका तरुदत्त है। अब बंगाली में इसको प्रोनाउंस इस तरह से करते हैं, अ के साउंड को ओ के साउंड से करते हैं, ओ, है ना। तो तरु को वो तारू कर देते हैं, तो तारुदत्त भी कह सकते हो बंगाली अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो। और अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखें तो तरुदत्त भी मामला बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, अब ये उस ऐसे समाज में एजुकेट हुई थी जिस समय महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने लिखने की आज़ादी थी नहीं, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे। तो इन्होंने अधिकांश जो अपनी एजुकेशन है घर पे ही ली थी, अपने फादर और मदर की मदद से। इनकी माँ भी हिंदू जो रिलीजन है उसके स्क्रिप्चर्स में बहुत रुचि लेती थी, और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली महिला थी इनकी माँ भी, और पिताजी तो खैर लर्निड थे ही। तो कुल मिला के घर में इनको एक बहुत अच्छा सा लैंग्वेज सीखने का एनवायरनमेंट मिल गया था। और बाद में जब ये यूरोप चली गई थी तो इन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखी, फ्रेंच में भी लिखा, फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा। बहुत सारे जो फ्रेंच वर्क्स हैं या लिटरेचर है उनको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश में, है ना, बंगाली में या हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बहुत सारे ऐसे हिंदी के स्क्रिप्चर्स हैं उनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो अच्छी खासी ट्रांसलेटर भी थी, अच्छी पोइट थी। अक्सर भारत के कीट्स के रूप में जाना जाता है ना। और ये पहली महिला थी जो बोथ इंग्लिश और फ्रेंच में, दोनों भाषाओं में लिखी। और आप सोचो, महज 21 ईयर की एज जिसको प्राप्त हुई, एक ऐसा पर्सन, ऐसी महिला जो बेचारे सिर्फ 21 ईयर तक इस दुनिया में रही, जस्ट लाइक कीट्स भी टीबी से 26 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। इनकी तो कीट्स से भी कम भाई, 5 साल कम जी। और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी, इसीलिए आज हम तरुदत्त को एक अच्छी इंडियन पोइटेस के रूप में देखते हैं। ठीक है ना, इंडियन एंग्लो पोइट्री के एक तरह से फाउंडर हैं तरुदत्त, ये बात जरूर आप याद रखना। तो पहले तरुदत्त के बारे में जानते हैं, फिर और कैसरीना ट्री के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। ओके, तरुदत्त एज ए पोइट, देखो इनका फुल नेम तरुलता दत्त था। तरुलता दत्त इनका फुल नेम था, और आमतौर पर हम इनको तरुदत्त नाम से ही जानते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, कोई खास जानकारी है नहीं, आराम से आप याद कर लेंगे। इनका बर्थ 4 मार्च 1857 को हुआ था, और कलकत्ता नामक जगह, जिसे हम कोलकाता कहते हैं भारत में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। डेथ इनकी 30 अगस्त 1877 को हुई थी,
उस समय इनकी एज मात्र 21 साल की थी। कलकत्ता में ही डेथ हुई थी। आ गए थे वापस यूरोप से और ब्रिटिश इंडिया में हुई थी इनकी डेथ। वो कलकत्ता उस समय ब्रिटिश इंडिया में ही था। शी हैड ए वेरी शॉर्ट लाइफ, ओनली 21 ईयर्स, बट मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच लिटरेचर में इनका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है, महज 21 ईयर की एज होने के बावजूद, या लाइफ स्पैन जो है उनका सिर्फ 21 साल का रहा उसके बावजूद। ओके। फादर इनके थे गोविंद चंद्र दत्त। गोविंद भी पढ़ते हैं, गोविंद चंद्र भी पढ़ सकते हो, लेकिन इन्होंने आप क्रिश्चियनिटी अपना ली थी बाद में, है ना, तो उन्होंने अपना नाम गोविंद कर दिया था, गोविंद नहीं किया रखा था। तो गोविंद चंद्र दत्त इनके पिताजी का नाम था, जो कि लिंग्विस्ट थे, पोइट थे, मजिस्ट्रेट भी थे। मदर का नाम था क्षेत्रमणि, वही मणि को मौनी लिखा है, क्षेत्रमणि हिंदी में कहते हैं, क्षेत्रमौनी बंगाली में कहते हैं। फ्लुएंट, इंग्लिश में फ्लुएंट थी, बंगाली में फ्लुएंट थी, और लवर ऑफ हिंदू माइथोलॉजी की लवर थी। ब्रदर इनका अब्जू दत्त था, ठीक है, वो भी बेचारा 1865 में, याद रखना 1865 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। वो ट्यूबरक्लोसिस से उनकी डेथ हो गई थी। उस समय महज 14 ईयर का ये था, तो ये ट्रेजेडी थी तरुदत्त की लाइफ में बड़ी। फिर सिस्टर थी अरुदत्त, ये इसकी भी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से 1872 में। देखो कितने, सिर्फ 7 ईयर्स के बाद। भाई भी चला गया, है ना, बहन भी चली गई, सॉरी भाई पहले चला गया, उस समय एज उसकी 14 ही थी, और बहन भी चली गई ट्यूबरक्लोसिस से 20 ईयर की एज में, है ना। तो कुल मिला के अब्जू और अरु की डेथ से बहुत इनकी राइटिंग प्रभावित रही। तरु की काफ़ी एक तरह से मिजरेबल लाइफ, अपने भाई बहन को खोने का, 3 ही बच्चे थे, है ना। ये जो गोविंद चंद्र थे इनके 3 ही बच्चे थे, है ना, अब्जू, अरु एंड तरु, तीनों की डेथ हो गई थी बाद में, है ना। तो बड़े अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स थे ये भी। कौन? क्षेत्रमणि दत्त और गोविंद चंद्र दत्त, ठीक है। अब तरुदत्त की बात करें तो 4 मार्च वो आ गया है, बर्थ और डेथ की बातें हो चुकी है। वॉज एन इंडियन बंगाली ट्रांसलेटर एंड पोइट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया हु रॉट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा। सी इज अमंग द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर की फाउंडर मेंबर है। जो भारतीय आंग्ल भाषा में लिखते हैं वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। अलॉन्ग साइड हेनरी लुइस विवियन भी था, डेरोजियो ये भी था, इंडियन ही था, लिखता था इंग्लिश में, और मनमोहन घोष भी था। ये सब फाउंडर मेंबर थे। सरोजनी नायडू भी थी एक महिला, ठीक है, बहुत अच्छा लिखती थी सरोजनी नायडू भी। सी इज नोन फॉर हर वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश। सीता देखो एक तो वॉल्यूम, और शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, बहुत फेमस है ये इनका रचना, ये भी वॉल्यूम है पोएट्री का, ये फ्रांस में लिखा था इन्होंने, ज़्यादातर ट्रांसलेशन है इसमें। एंड एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इस कलेक्शन से आपके पोएम और कैसरीना ट्री ली गई हैं। एंड फॉर ए नॉवल भी लिखा इन्होंने फ्रेंच भाषा में, ले जर्नल डी मेडोमोसेली द एडवर्ड्स, ये एक फ्रांस भाषा में है, फ्रेंच भाषा के वर्ड्स हैं। हर पोइम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लॉनलीनेस की थीम मिलती इनको इनकी पोइट्री में, क्योंकि अकेले पड़ गए थे ना, भाई बहन दोनों चले गए थे, अब्जू और अरु। लॉन्गिंग, इच्छा भी थी इनकी, पैट्रियटिज्म भी झलकता है, एंड नॉस्टैल्जिया भी, आपको अतीत की यादें, नॉस्टैल्जिया, ये भी इनकी पोइट्री में आपको मिलेगा। द डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से इनकी भी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 21। इन 1862 हर फैमिली एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, देखो ये इंपॉर्टेंट मोड था इनकी फैमिली में, एंड वॉज बैप्टाइज भी किया गया, पवित्र करके ईसाई बनाया गया। तरु वॉज ओनली 6 एट द टाइम, उस समय 6 साल की थी तरुदत्त, है ना, 1862 में, ऑब्वियसली 6 साल की ही रहेगी। एंड दिस वॉज ए मेजर इवेंट इन हर लाइफ। मेजर इवेंट इसलिए था कि फिर इनको सोशल एलिनेशन का सामना पड़ा, सामाजिक अलगाववाद, एक अलग से कम्युनिटी में चली गई, जहाँ बाहुल्य वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का था, क्रिश्चियन लोग बंगाल में उस समय कम थे, तो एक तरह से बहुत सारे इनकी फैमिली के ऊपर फप्तियाँ भी कसी गई। फिर इनके भाई की डेथ हो गई, तो फिर ये फैमिली यूरोप चली गई। तो ये सारी चीज़ें, ये जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने वाला मामला जो था इनके फादर द्वारा, ये इनके जीवन में उस समय 6 ईयर्स की एज में एक बहुत मेजर इवेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हर फैमिली मूव टू फ्रांस इन 1869। देखो कितने साल बाद, 62 में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लिया, गले लगा लिया या अडॉप्ट कर लिया, और फैमिली 1869 में फ्रांस चली गई। फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर ब्रदर अब्जू, भाई अब्जू की डेथ हो गई थी, उसके बाद चली गई। अब अब्जू की डेथ कब हुई थी भाई, देखो कहाँ गया भाई अब्जू, ये देखो 1865 में। और फ्रांस कब चले गए थे, 69, 4 साल बाद। ठीक है। तरुज सिस्टर अरू पास्ड अवे फ्रॉम कंजम्पशन, कंजम्पशन कह दो चाहे ट्यूबरक्लोसिस कह दो, क्षय रोग, टीबी। हर फर्स्ट नोवेल, उनका पहला नोवेल एक ही रहा, दूसरा अनकंप्लीट रहा, अनफिनिश्ड रहा। ठीक है। द ली जनरल डी मेडमोसली डी आर्वर्स, ये जो नोवेल था, द डायरी ऑफ मेडमोसली डी आर्वर्स, ये फ्रेंच नेम है, उनकी डायरी की बात है। वॉज रिटन इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इंपॉर्टेंट बात ये है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था ये नोवेल। ठीक है। शी आल्सो स्टार्टेड, साफ लिख देता हूं ताकि आपको पीडीएफ में दिक्कत ना आए। शी आल्सो स्टार्टेड टू राइट अनदर नोवेल, ये है बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन, है ना, विच रिमेन्स इनकम्प्लीट ही रहा ड्यू टू हर यंग एंड अनटाइमली डेथ के कारण ये नोवेल अनफिनिश्ड ही रहा। डिस्पाइट बिगिनिंग हर लिटरेरी करियर विथ प्रोज, प्रोज से शुरू किया नोवेल लिख के, फिर भी तरुदत्त इज नोन फॉर हर पोइट्री, पोइट्री सेंसुअस है काफ़ी, बहुत ही इमोशनल करने वाली है। ठीक है ना, एक मेलनकलिक थीम चलती है इनकी पोइट्री में, भाई और बहन को खोने की। तो आप कह सकते हो कि पोइट्री के लिए ज़्यादा जाने जाती है रादर देन प्रोज। हर फर्स्ट कलेक्शन अ सीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स वॉज ए वॉल्यूम ऑफ फ्रेंच पोइम्स थी दैट शी एंड हर डिसीज सिस्टर अरू ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। मैंने कहा ना ज़्यादातर ट्रांसलेशन थी। शीप कहते हैं वो चारे का पुला होता है ना, गट्ठर, वो कविता के कलेक्शन के लिए यूज़ किया है, एंथोलॉजी के लिए। और ग्लीन्ड का मतलब जो गूथा गया इन फ्रेंच फील्ड्स, फ्रांस में जब वो लोग थे उस समय की बात है, तो ट्रांसलेट किया था। सैडली तरुदत्त डिड नॉट लिव टू सी हर सक्सेस, अपनी सफलता देखने तरुदत्त जिंदा नहीं रही। सी लाइक हर सिबलिंग्स, अपने भाई बहन की तरह, सिबलिंग भाई बहन है। ठीक है ना। डाइड फ्रॉम कंजम्पशन इन 1877 में इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 21। हर बुक ऑफ पोइट्री नेम एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में से आपकी और कैसरीना ट्री ली गई है। अ कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशंस एंड एडेप्टेशंस फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर से भी कुछ चीज़ें ली गई इसमें। वॉज पब्लिश्ड पॉस्टमसली इन 1882 में इसको पब्लिश किया गया था। ये अपने को याद रखना कि ये पोइम भी 1882 में पब्लिश हुई थी इस पोइटिक कलेक्शन में, द एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इस कलेक्शन में ये पोइम कौन सी, और कैसरीना ट्री, ये पब्लिश हुई थी। ओके। हर मोर पॉपुलर पोइम जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो है सीता, द लॉटस, लक्ष्मण और कैसरीना ट्री, और द ट्री ऑफ लाइफ एंड बट्टू, है ना, ये फेमस उनकी पोइम्स हैं। ये इसमें अक्सर हम लोग द लॉटस पढ़े हुए होते हैं, और लक्ष्मण भी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में कई बार रही हैं, और कैसरीना ट्री भी रहती हैं अमुक रूप से ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ये हमारे सिलेबस में भी हैं, इसको भी हम लोग पूरी पढ़ने वाले हैं। ओके। की एस्पेक्ट्स ऑफ हर वर्क, यहाँ पे हिज कर दिया है गलती से, हर कर दें हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, क्योंकि तरुदत्त तो महिला थी ना भाई, हिज कैसे हो गया आई डोंट नो। उनके काम के की एस्पेक्ट क्या क्या थे वो देखते हैं हम। फ्यूजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, पहली बात, ईस्ट इंडिया से बिलोंग करती थी तो ईस्ट तो आएगा ही, और चूंकि यूरोप भी बहुत 4 साल 5 साल रही तो यूरोप का भी इसमें इम्पैक्ट राइटिंग में देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। हर राइटिंग ब्लेंड्स इंडियन थीम्स, मिथ्स एंड लेजेंड्स विद वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स, स्पेशली इंग्लिश एंड फ्रेंच पोइट्री के फॉर्म्स में इंडियन चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, तो एक अद्भुत सा फ्यूजन हो जाता है इनकी पोइट्री में। ओके। फिर यूज ऑफ इंडियन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री, इंडियन मिथोलॉजी
और हिस्ट्री का भी इन्होंने यूज़ किया है अपनी पोइट्री में। शी रिव्यूड इंडियन एपिक्स, folklore and legends, especially in ancient ballads and legends of हिंदुस्तान में जो इंडियन एपिक्स हैं, दंत कथाएं हैं, folklores हैं या लेजेंड्स हैं, शौर्य गाथाएं, उनका सब मिश्रण किया है एंशंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में। और ट्रांसलेशन है प्रमुखतः ये। रोमांटिक एंड लिरिकल स्टाइल, देखो इनकी स्टाइल बड़ी रोमांटिक थी और लिरिकल थी, कीट्स की तरह थी, शैली की तरह थी। रोमांटिक पॉइंट, रोमांटिक का मतलब ये प्यार मोहब्बत की बात है। नेचर को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करना, इमोशंस का फ्री फ्लो होना, ये रोमांटिक पोइट्री। जो ट्रेडिशंस या क्लासिकल लिटरेचर के रूल्स को फॉलो नहीं करना, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है फीलिंग्स का, इमोशंस का, वो रोमांटिक पोइट्री है। लिरिकल स्टाइल है, बाकायदा राइम स्कीम को फॉलो करती है अधिकांश उनकी पोइम्स। इन्फ्लुएंस बाय द रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ, कीट, शैली, इनसे इंस्पायर्ड होके हर पोइट्री इज इमोशनल, म्यूजिकल एंड नेचर रिच है, प्रकृति की इमेजेस से भरी पड़ी है। थीम्स ऑफ लॉस एंड मेलनकली, दुख की और जो क्षति हैं रिश्तों में, जो एक तरह से परिवार के सदस्यों को खोने का जो सेंस है, लॉस एंड मेलनकली, उदासी, इनकी पोइट्री में अक्सर आपको ऐसी थीम्स नजर आती हैं। पर्सनल ट्रेजेडीज हैं, डेथ हो गई भाई और बहन दोनों की, रिफ्लेक्ट इन द थीम्स ऑफ सॉरो आपको नजर आएगा, नॉस्टैल्जिया नजर आएगा, अतीत की यादें, एंड मॉर्टलिटी, और जो नश्वरता मनुष्य जीवन की, वो आपको इनकी पोइट्री में कूट कूट कर थीम में भरी हुई नजर आएगी। ओके, पायनियरिंग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की पायनियर हैं, ये अग्रणी फिगर में हैं। शी वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियन पोइट्स राइटिंग कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश, है ना, बड़ी कॉन्फिडेंटली लिखती थी इंग्लिश भाषा में। हेल्पिंग लेजिटिमाइज इंडियन वॉइसेस, इंडियन जो राइटर्स थे उनको लेजिटिमेट ठहराया इन इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। और बाइलिंगुअल जीनियस थी वो, दो भाषाओं में लिखती थी, फ्रेंच और इंग्लिश। रोट फ्लुएंटली इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, शोइंग रिमार्केबल लिंग्विस्टिक मास्टरी एट अ यंग एज, है ना, शानदार मास्टरी थी दोनों भाषाओं में इनकी, दोनों लैंग्वेजेस में अच्छा फ्लुएंट थी ये बात याद रखना। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडियननेस, भारतीयता का एक स्ट्रॉन्ग सेंस था, ठीक है ना। इवन वाइल यूजिंग वेस्टर्न फॉर्म्स यूज करती थी पोइट्री के, ओड वगैरह, लिरिक्स वगैरह, लेकिन हर वर्क रिमेन्स डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड आइडेंटिटी। मनुष्य अपनी संस्कृति कभी नहीं भूल पाता भाई, तो वो सारी चीजें इनकी पोइट्री में नजर आएगी। फेमिनिन सेंसिबिलिटी, एक स्त्री वाली संवेदनशीलता आप इनकी पोइट्री महसूस करते हो। हर पोइम्स ऑफन एक्सप्रेस इनर इमोशंस, सेंसिटिविटी एंड इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, रेयर फॉर हर टाइम। उस जमाने में ऐसा इंट्रोस्पेक्शन होता ही नहीं था। जैसे आपने पैब्लो नेरूदा की पोइम कीपिंग क्वाइट, बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव किस्म का उसमें बात हो रही है, आत्मनिरीक्षण की, थोड़ा रुकें, अपने बारे में सोचें। वैसे ही तरुदत्त की पोइट्री काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव थी, आत्मनिरीक्षण करने वाली थी। ओके, तो ये भी एक रेयर क्वालिटी थी। अब पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स देखो, द अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, मैंने बताया ज़्यादातर ट्रांसलेशंस थी, फ्रेंच को इंग्लिश में, फ्रेंच की चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1876 में। पोएम्स रिटन इन फ्रेंच शोइंग हर बाइलिंगुअल मास्टरी, इंग्लिश की चीज़ों को भी फ्रेंच में किया था, ये फ्रेंच की चीज़ों को इंग्लिश में, ऐसे ट्रांसलेशन वर्क है। एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये पोस्टमसली इसको पब्लिश किया गया था उनकी मृत्यु के बाद, और इसी में अपनी पोइम है आर कैसरीना 3, बेस्ड ऑन इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स लाइक सावित्री एंड सीता जैसी पोइम्स भी इसी में मिलेगी। नोवेल मैंने आपको बताया था बियंका और द यंग स्पेनिश मैडन, ये भी मरणोपरांत, हालांकि अधूरा रहा था, एक इंग्लिश में लिखा गया है नोवेल ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं आर कैसरीना ट्री की। तो देखो, आर कैसरीना ट्री जो है इज ऑफन सीन एज तरुदत्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड पोइम के रूप में देखा जाता है, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस हर पर्सनल अटैचमेंट, उनका जो व्यक्तिगत जुड़ाव था टू चाइल्डहुड, बचपन से, एंड द पीपल शी लव्ड, और उन लोगों से जिनसे वो प्रेम करते थे, उनका जुड़ाव इसमें नजर आता है। दिस पोइम बेस्ट रिप्रेजेंट्स हर स्किल, उनकी जो कुशलता थी इन राइटिंग इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी पद्य लिखने में, कविताएं लिखने में,
विद डेप्थ, बड़ी गहराई से, एंड सेंसिटिविटी, बड़ी संवेदनशीलता से। इट कंटिन्यूज टू बी वाइडली स्टडीड, ये बहुत विस्तृत रूप से पढ़ी जाती है। एज द पोइम, एक ऐसी कविता के रूप में दैट कैरीज हर वॉइस मोस्ट क्लियरली, बहुत स्पष्टता से उनकी आवाज़ इसमें महसूस होती है। बहुत टेंडर, उनकी वॉइस टेंडर भी है, बहुत कोमल आवाज़ है, यंग गर्ल है और थॉटफुल है, और काफ़ी विचारशील आवाज़ आपको इस कविता में तरुदत्त की सुनाई देती है। ठीक है, तरुदत्त पोएम और कैसरीना ट्री जो है वॉज पब्लिश इन 1882 में, इसको पब्लिश किया गया था। मैंने आपको बताया वही एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में। इन हर कलेक्शन एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इसमें इसको पब्लिश किया गया था 1882 में। कहीं पे आपको 81 भी मिलेगा, लेकिन 82 ज़्यादा बेटर चॉइस है। सेलिब्रेटिंग चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादें ये मना रहा है, इस कविता में सेलिब्रेट कर रही है विद सिबलिंग्स, अपने भाई बहन के साथ, अंडर द ट्री, कैसरीना ट्री के नीचे, यूजिंग इट एज ए सिंबल ऑफ एंड्योरिंग लव, इस पेड़ को वो यूज करते एक सिंबल, एंड्योरिंग लव, सहनशील प्रेम का सूचक है, एंड कल्चरल हेरिटेज का सूचक है। अ पाइग्नेंट रिफ्लेक्शन, एक बहुत ही तीव्र, पाइग्नेंट का मतलब तीव्र, तीखा, रिफ्लेक्शन एक तरह से रिफ्लेक्शन का क्या, प्रतिबिंब के रूप में, ऑफ हर लाइफ, उनका जो जीवन था, और लॉस जो जीवन में उनको हुआ भाई बहन का इन द 19th सेंचुरी इंडिया में। आवर कैसरीना ट्री इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, याद रखना, बाय नेचर, ये ऑटोबायोग्राफिकल नेचर, कभी खुद से कोई चीज जुड़ी बताता, ऑटोबायोग्राफिकल नेचर की पोइम होती है। वाइल लिविंग अब्रॉड, जब वो विदेश में रह रही थी, सी इज पाइनिंग, वो व्याकुल हैं, ठीक है, फॉर द सीन्स ऑफ हर नेटिव लैंड, उनके जो नेटिव लैंड है कोलकाता या इंडिया, वहां के लिए, एंड रीलिविंग, वापस वो जी रही हैं द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, अपने बचपन की यादों को वापस जिंदा कर रही है अपने जहन में, अपने दिमाग में। ओके, तो नॉस्टैल्जिया वाली बात तो है ही है, साथ साथ में जो ऑटोबायोग्राफिकल नेचर की हैं, बचपन की यादें हैं, तो नॉस्टैल्जिक नेचर की तो पोएम है ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। थीम देखो, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स डीप इमोशनल अटैचमेंट, कवि का जो गहरा भावनात्मक जुड़ाव है टू हर चाइल्डहुड मेमोरीज, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा पोएम में। ओके, कौन सी चीज, उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। लव एंड लॉस, दोनों बातें हैं। इट मॉन्स, ये शोक मनाती है। द डेथ ऑफ हर सिबलिंग्स, उनके भाई बहन की मृत्यु का शोक मनाती है। हुज मेमोरीज आर लिंक्ड विद द ट्री, जिनकी यादें उस पेड़ से जुड़ी है, तो लव की फीलिंग भी है, लॉस की फीलिंग भी, दोनों बातें नजर आ रही हैं। नेचर एज ए लिविंग प्रेजेंस, प्रकृति है वो एक जीवित उपस्थिति, मौजूदगी है उन यादों की। द ट्री इज पर्सोनिफाइड एंड ट्रीटेड लाइक ए साइलेंट विटनेस टू हर पास्ट, जिसने सब कुछ खामोशी से, एक खामोश गवाह है पेड़ उनके अतीत का। ये बातें इस पोएम में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इमॉर्टलिटी थ्रू पोएट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कविता में एक तरह से एलेजिक टोन है, शोक गीत वाली टोन है, भाई बहनों का खोना, एक पायग्नेंट एक तरह से इमेज है इस पिक्चर का, या एक कह सकते हो पायग्नेंट आइडिया है इस पोएम के पीछे, लेकिन अपनी पोएट्री के थ्रू उनको अमृतत्व प्रदान किया जा रहा है, लाइक रोमांटिक पोइट्स, है ना। रोमांटिक पोइट क्या है, ब्यूटी को इमॉर्टल मानते हैं, और पोएट्री को ऐसा मानते हैं जो ब्यूटी को अमर बना देती है। तो जो भाई बहनों की याद है, उस पेड़ को अमर बनाना, क्योंकि भाई बहनों से जुड़ा है ना वो पेड़, तो उस पेड़ को अमृतत्व प्रदान करने की कोशिश की जा रही है पोएट्री के थ्रू। और बताओ, क्या तरुदत्त उसमें सफल हुई? अरे भाई हुई यार, उनके मरने के 100-125 साल बाद भी आज हम उस कैसरीना ट्री को पढ़ रहे हैं ना, तो पेड़ अमर हुआ कि नहीं? तो पोएट्री के थ्रू इमॉर्टलिटी प्रदान की जा रही है, किसको? उस कैसरीना की ट्री को। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पोएट विशेस टू प्रिजर्व द ट्री, कवि चाहती है कि ये पेड़ हैं प्रिजर्व हों, बच जाएं, सुरक्षित रहें, थ्रू हर वर्ड्स, उनकी कविता के माध्यम से। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ये जरूर आपको याद रखना,
ठीक है। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1882 इन तरुदत्त's posthumous collection एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। अब टाइप ऑफ पोएम कैसी है? पोएम एक ओड है, ये भी आपको याद रखना। प्रॉपर राइम स्कीम है, ठीक है। 5 स्टेंजास हैं ऑफ 11 लाइन्स ईच, टोटल 55 लाइन्स हैं। ओड हैं बाय नेचर। एन ओड इज ए लिरिकल पोएम, लिरिकल पोएम है ही है। यूजुअली एड्रेस टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पेड़ को एड्रेस की गई है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है। कौन सा सब्जेक्ट है? ट्री। रिटन इन ए फॉर्मल एलिवेटेड स्टाइल, बिल्कुल फॉर्मल और एलिवेटेड उच्च शैली में लिखा गया है। टू प्रेज द ग्लोरी ऑफ एन इवेंट या इंडिविजुअल। द ग्लोरी कौन है इस कविता में भाई? ट्री है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है एलिवेटेड स्टाइल में, है ना, बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ही एक तरह से शालीन शब्दों में, है ना। ये नेचर होता है ओड का। तो मतलब ऑड की कसौटी पे ये पोइम खरी उतरती है, जस्ट लाइक कीट्स ऑड्स। कीट्स की जो ऑड्स है वैसे ही है। द ओड इज एड्रेस डायरेक्टली टू द कैसुरिना ट्री को एड्रेस किया गया है। स्ट्रक्चर 5 स्टांजास हैं इसमें, मैंने आपको बताया स्टेंजा 5 है और 11 लाइन्स ईच हैं, तो टोटल 55 लाइन्स आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ABBA है ना, कौन सा है बताओ? पेट्रार्कन सोनेट वाला है। CDDC, वहां पे ABBA होता है पेट्रार्कन सोनेट में, यहाँ पे C नेक्स्ट आ जाता है, DD बीच आगे का नेक्स्ट आ जाता बीच में, और EEE ये देखो 4 and 4 8 and 3 11 लाइन्स की ये राइम स्कीम बन जाती है। याद रखना ABBA CDDC और EEE ये इसकी राइम स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूलना नहीं है। ओड का स्ट्रक्चर है पोइम का। मीटर, द पोइम इज प्राइमरीली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। कहीं कहीं पे डिस्टर्ब भी होता है, कहीं कहीं पे वेरिएशन है, लेकिन प्राइमरीली देखें तो आयम्बिक पेंटामीटर में ही ये ओड लिखी गई है। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम। अब देखो इनका जो खुद का आत्मकथा वाला कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। द कैसुरिना ट्री स्टूड इन द गार्डन ऑफ दत्त फैमिली होम। दत्त फैमिली का जो घर था इन कलकत्ता, वहां पे ये पेड़ खड़ा था। इट वॉज ए विटनेस, ये एक आंखों देखा गवाह था, अब तरुण चाइल्डहुड का। अ साइलेंट कंपेनियन, एक शांत साथी भी था, खामोश साथी। टू द गेम्स ही प्लेड, जो खेल वो खेलते थे, विथ हर बिलव्ड ब्रदर एंड अब्जू एंड सिस्टर, अरु के साथ वो गेम खेलते थे, उसका साइलेंट विटनेस था ये। बोथ ऑफ देम डाइड यंग, दोनों बेचारे यंग एज में चले गए। कौन? अब्जू एंड अरु। द पोइम इज दस नॉट ओनली ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री, ये कविता न सिर्फ एक पेड़ का वर्णन है, बट आल्सो ए पावरफुल एलिजी भी है, शोक गीत भी है, ए काइंड ऑफ लैमेंट, एक प्रकार का विलाप है, फॉर हर लॉस्ट सिबलिंग्स, जो उन्होंने अपने भाई बहन खो दिए उसके लिए एक विलाप भी है। एंड द ग्लोरियस टाइम, और एक शानदार समय, शी हैड, जो उनका बीता, विथ हर फैमिली इन कोलकाता, उसका एक टेस्टिमोनी भी, प्रमाण भी, एविडेंस भी है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा क्या थीम वगैरह है पोइम की। समरी अगर ब्रीफ में देखें, हालांकि पूरी पोइम पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, समरी वमरी में बिलीव कम करता हूं। द पोइम ओपन्स विद ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैसुरिना ट्री सराउंडेड बाय क्रीपर। देखो एक क्रीपर है, क्रीपर्स की बजाय क्रीपर ही कर दो, एक बहुत मतलब अजगर जैसा, पाइथन जैसा एक क्रीपर है। बर्ड्स भी हैं, ठीक है, इसको थोड़ा साफ लिख दूं क्या? अ क्रीपर, बर्ड्स भी हैं, बीज भी हैं, एंड बैबलिंग, मतलब बुलबुल करने वाली, ये बैबलिंग ओनोमेटोपोइया का उदाहरण है, गड़गड़ करने वाली स्ट्रीम, जलधारा भी पास से बह रही है। एज द पोइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती हैं, द ट्री बिकम्स एसोसिएटेड विद हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज एंड लेटर विद डीप सॉरो भी हो जाता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ हर बिलव्ड वंस। जो बिलविड वंस थे उनकी जो मृत्यु हुई उसका भी इसमें लॉस आ जाएगा, यादों की हैप्पीनेस भी होगी, सब कुछ होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट भी होगा, एक कंप्लीट पैकेज है पोइम। इन द फाइनल स्टेंजा, तरुदत्त कंपेयर्स हर ट्री with the famous trees mentioned by poets like Wordsworth, जैसे कवियों ने जो पेड़ मेंशन किए हैं उनसे कंपेयर करते हैं उस पेड़ को, एंड कीट जैसे पोइट्स,
होपिंग हर पोएम कि उनकी कविता विल ग्रांट हर ट्री लास्टिंग फेम, हमेशा टिके रहने वाली प्रसिद्धि ये कविता उस पेड़ को दे देगी, ऐसी आशा करते हुए पॉजिटिव नोट पे, यानी आर्ट जो है वो इमोर्टलाइज कर रही है थिंग्स ऑफ नेचर को। जो इमोर्टलिटी है ना थ्रू वर्ड्स, वो यहाँ पे लास्ट में बताई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है। ओके, पोएम की टोन कैसी है देखो, बिगिन जॉयफुल रिमेम्बरेंस है चीजों का शुरू में, फिर मेलनकली में चली जाती है, उदासी में, और दुख में चली जाती हैं, और एक होप होती है एंड में, पोएटिक इमॉर्टलिटी कि भाई कविता पेड़ को अमर बना देगी। ये एंड में होप आपको स्पष्ट इसमें मिलती है। क्लियर गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कविता पे आ जाते हैं। 11 लाइंस के 5 स्टेंजा है, तो फॉन्ट आपको छोटे लगेंगे, लेकिन ऐसा डेलिबरेटली किया गया है मेरे द्वारा। पहले तो इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लाइक ए ह्यूज पाइथन, देखो लाइक का यूज किया गया है, कविता को ही सिमिली से शुरू किया गया। एक बहुत बड़े अजगर की तरह, पाइथन क्या होता है? अजगर होता है। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, वाइंड करता हुआ यानी लपेटता हुआ, बल खाता हुआ, वाइंड करना आप समझते हो ना, है ना, यूं कह दो बल खाता हुआ, घूमता हुआ कह सकते हो सामान्य भाषा में। राउंड एंड राउंड, गोल गोल, बल खाता हुआ, घूमता हुआ अजगर की तरह। द रगिड ट्रंक, रगिड का मतलब एक तरह से ट्रंक को रगिड बताया गया है। तो रगिड वैसे होता है कटा फटा, आमतौर पर रगिड कटे फटे को कहते हैं। तो यहां पे आप समझ लो घाव लगा होगा, वूंडेड के सेंस में यूज किया गया है, वूंडेड के सेंस में, घाव के जख्म लगे, रगिड, है ना। तो स्कार के होता है ना, जब कोई चीज आप लग जाती है तो फिर बाद में वूंड जो हो जाता है ना, वो रगिड जैसा। ट्रंक, उसका ट्रंक कैसा बताया गया? रगिड। इंटेंडेड डीप विद स्कार्स, अब देखो इंटेंडेड का मतलब खुदे हुए, एक तरह से खुदा हुआ, छपा हुआ, प्रिंटेड कह सकते हो। डीप विद स्कार्स, उसमें स्कार्स घाव के निशान लगे हुए। स्कार्स ये चोट के निशान को भी कहते हैं अपन, ठीक है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, अप टू मतलब तक, इट्स वेरी समिट इसके शिखर तक, समिट कहते हैं दोस्तों शिखर को, एपेक्स, है ना, शिखर। नियर द स्टार्स, देखो तारों के पास इसका शिखर है, किसका? पेड़ का, ठीक है। तो यहां पे आपको बताओ कोई पेड़ तारों तक पहुंचता है क्या? कभी नहीं पहुंचता ना। तो यहां पे क्या मिल रहा है? हाइपरबली मिल रही है। और ये लाइक पाइथन, ह्यूज पाइथन, ये क्या मिल रहा है? सिमिली मिल रहा है। दो फिगर ऑफ स्पीच तो आपको शुरू में मिल गया। तारों तक उसका शिखर है, किसका? पेड़ का। अ क्रीपर क्लाइम्स, एक बेल जो है, लता, क्रीपर का मतलब बेल, लता, क्लाइम्स उस पे चढ़ रही हैं, चढ़ी हुई है। इन हुज एम्ब्रेंस बाउंड, जिसके, उस लता जिसके एम्ब्रेसेस, एम्ब्रेसेस का मतलब आलिंगन से, गले लगाने से, आलिंगन से बाउंड मतलब बंधा हुआ पेड़, दम घुटने वाले स्टाइल में उस लता के आलिंगन से बंधा हुआ। नो अदर ट्री कुड लिव, कोई अन्य पेड़ जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि अजगर की तरह उस क्रीपर ने उसे कस के बांध दिया है। किसको? कैजुरिना ट्री के ट्रंक को। और कैजुरिना ट्री कहां तक पहुंचा हुआ भाई? तारों तक उसकी हाइट है, यानी यहाँ पे एग्जेजरेशन है। और यहाँ पे अन्य कोई पेड़ जिंदा नहीं रह सकता था। अगर कोई अजगर जैसे कस के किसी को पकड़ लें तो वो दम घुट के मर जाएगा ना। तो वैसे ही अजगर की तरह उस क्रीपर ने उसको पूरे चारों ओर से क्या, राउंड एंड राउंड गुद गई है ना। वो क्या हो गई है? वाइंड हो गई है, गुद गई है, घूम के ऐसे मुड़ के हो गई है राउंड राउंड, और दम घुट रहा बेचारा उसके आलिंगन से पेड़ का। बट गैलेंटली, लेकिन बड़े वीरतापूर्वक,
गैलेंटली का मतलब ब्रेवली, बहुत ही साहसपूर्वक। इन सॉरी द जाइंट, ये जो दैत्य हैं, किसको दैत्य पुकारा गया भाई बताओ? ये जो दैत्याकार आकृति किसको बताया गया? ये द ट्री को बताया गया। ये जो कैजुरिना पेड़ हैं, ये दैत्याकार जो पेड़ हैं, वेयर्स द स्कार्फ, ये स्कार्फ पहने हुए हैं। तो भाई स्कार्फ तो ह्यूमन बीइंग्स पहनते हैं, और पेड़ को आप जाइंट बता रहे हो, तो यहां पर्सोनिफिकेशन भी है। द जाइंट वेयर्स द स्कार्फ, यहां पे आपको क्या मिलेगा? पर्सोनिफिकेशन भी मिलेगा, मानवीकृत किया गया पेड़ को। स्कार्फ पहने हुए, स्कार्फ आप जानते हो सर्दी में पहनते हैं। एंड फ्लावर्स आर हंग, और पेड़ लटके, सॉरी फूल लटके हुए हैं। फ्लावर्स हैं वो हंग हैं, लटके हुए हैं। हैंग की थर्ड फॉर्म है, लटकने के सेंस में। इन क्रिम्सन, अब देखो क्रिम्सन क्या होता है? क्रिम्सन होता है लाल, रेड। साफ लिख देता हूं, लाल रंग से ही लिख दो ना यार। क्रिम्सन कहते हैं, क्रिम्सन रेड को, एकदम सुर्ख लाल होता है ना, वो क्रिम्सन होता है, क्रिम्सन। क्लस्टर्स, क्लस्टर यानी झुंड में, लाल फूलों का झुंड है, बहुलता में फूल है। ऑल द बाउज अमंग, सारी शाखाओं के बीच में। ऑल द बाउज, बाउज यानी ब्रांचेस, इसको पढ़ते हैं बाउज, ब्रांचेस शाखाएं। अमंग के बीच में क्रिम्सन फ्लावर्स लटके हुए हैं, ठीक है। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, देखो फ्लावर्स लटके हुए हैं, क्रिम्सन क्लस्टर में लाल झुंडों में फूल लटक रहे हैं, और शाखाओं के बीच जहां पर सारे दिन गैदर्ड इकट्ठा रहते हैं, ऑल डे सारे दिन इकट्ठा होते हैं, बर्ड एंड बी पक्षी और मधुमक्खियां सारे उसमें शाखाओं पे इकट्ठे हो जाते हैं। एंड ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन्स ऑफन और अक्सर, ऑफ्ट पोइट्री में शॉर्ट फॉर्म है ऑफन का। एट नाइट, और अक्सर रात को, द गार्डन ओवरफ्लोज, ये गार्डन है ओवरफ्लो कर जाता, भर जाता है। ओवरफ्लोज का मतलब भर जाता है। विद वन स्वीट सॉन्ग, एक ऐसे मीठे गीत से, दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसका कोई अंत होता हुआ प्रतीत नहीं होता, कोई एंड नहीं है उसका। ऐसा गीत से पूरा रात, पूरी रात को, हर रात को गार्डन भर जाता है ऐसे मीठे गीत से जिसका कोई अंत होता हुआ प्रतीत नहीं होता। संग, ये गाया जाता है डार्कलिंग फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ के अंधकार से। डार्कलिंग मतलब डार्कनेस, गाता कौन है? पेड़। तो फिर से पेड़ पर्सोनिफाई हो रहा है यहां पे क्लियरली, पेड़ गीत गाता। अब देखो पेड़ कैसे गीत गाता, अरे भाई उस पे जो पक्षी बैठे हैं वो क्या करते हैं, अपने कलरव से, है ना, एक तरह से संगीत की ध्वनि पैदा करते हैं। तो एक तरह से पेड़ की अंधेरे से ही वो सॉन्ग निकलता उस पेड़ से। वाइल मैन रिपोज, जब आदमी लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, उस समय ये गीत से भर जाता है पूरा गार्डन। तो ये भी पक्का हो गया यहां पे गार्डन के अंदर पेड़ है। ओके, अब देखो यहां पे लाइक ए ह्यूज पाइथन वाला सिमिली किसको दिया गया बताओ? किसको कंपेयर किया गया ह्यूज पाइथन से? अरे कैजुरिना ट्री को नहीं किया गया, अरे लाला, उस क्रीपर को। वो क्रीपर हैं, जैसे एक बार नजर डालो, ये देखो क्रीपर, ये पाइथन की तरह। तो क्रीपर को कंपेयर किया गया है पाइथन से, और पेड़ बहुत ऊंचा है, ठीक है। बंदर बंदर भी आएंगे, टेंशन मत लो, लंगूर वंगूर भी आ जाएंगे, गायें भी चरेगी, पक्षी भी उड़ेंगे। ये क्लस्टर आपको दिख ही रहा है, किसका? फूलों का। क्रिम्सन क्लस्टर आपको नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ेगी आपको बिल्कुल विजुलाइज हो जाएगी।
ठीक है। कहाँ चला गया यार टेक्स्ट? आजा आजा, ये आ गया। ठीक है, देखो राइम स्कीम भी देख लो, राउंड एंड बाउंड, तो ये ए हो गया। स्कार्स एंड स्टार्स, बी बी हो गया, ए बी बी ए हो गया। गैलेंटली, ये क्या हो गया? सी हो गया। और हंग और अमंग, डी डी हो गया। और गैलेंटली और बी, ये सी डी डी सी हो गया। और फ्लाउज, क्लोज, रिपोज, ये एक जैसे हो गए, ई ई ई बन गया। समझ रहे हो? तो एक बार वापस समझ लेते हैं कि ह्यूज पाइथन से किसको कंपेयर किया गया है। याद रखना, द क्रीपर हैज बीन कंपेयर्ड टू ए ह्यूज पाइथन। और वाइंडिंग राउंड राउंड कौन कर रहा है? वो क्रीपर ही करे जिसको पाइथन बताया जा रहा है। और उसका रगिड ट्रंक क्यों है? जख्म लगे हुए हैं तो खुरदरा सा हो गया जख्मों के निशान से। इंटेंडेड, एक तरह से खुदे हुए हैं, छपे हुए हैं। डीप विद स्कार्स, है ना, स्कार्स लगा हुआ ट्रंक में। ठीक है। और ये पेड़ जो ट्री है उसकी समिट है, समिट तक, समिट यानी उसके उच्चतम शिखर तक, जो कि तारों के पास है। यहाँ पे एग्जेजरेशन या आपको हाइपरबली नजर आएगी। अ क्रीपर क्लाइम्स, ये उल्टा पढ़ लो, क्रीपर क्लाइम्स अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, ऐसे हैं, इन्वर्सन है लाइनों में। लेकिन गैलेंटली, ये जो जाइजेंटिक ट्री है, जाइंट का मतलब दैत्याकार जो पेड़ है, वो इस स्कार्प को पहने हुए है। कौन, किस चीज को स्कार्प माना गया भाई? उस क्रीपर को। और फ्लावर्स भी लटके हुए उस पे, इन क्रिम्सन क्लस्टर्स में, झुंड में। और सारी शाखाएं के बीच ये आपको क्लस्टर नजर आएगा फूलों का। वेयर ऑन, जहां से, जिन शाखाओं से सारे दिन बर्ड एंड बी इकट्ठे रहते हैं। और अक्सर रात को गार्डन ओवरफ्लो हो जाता है विद वन स्वीट सॉन्ग, एक मीठे गीत से। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसका कोई अंत होता हो प्रतीत होता नहीं है। संग, ये गाया जाता है, डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, हमारे पेड़ के अंधकार से गीत निकलता है। वाइल मैन रिपोज, जबकि सारे इंसान उस समय सो जाते हैं। है ना, मैन का मतलब यहाँ पे केवल पुरुष नहीं है, सारे इंसानों से हैं, वो सो जाते हैं या रेस्ट करते हैं, उस समय ये गीत चलता रहता है और उस गीत का कोई अंत प्रतीत होता नहीं। ये इस पोइम का आपके फर्स्ट स्टेंजा हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। When first my casement is wide open thrown, जब सबसे पहले मेरी जो विंडो है, केसमेंट का मतलब यहाँ पे विंडो, खिड़की, इज वाइड ओपन थ्रोन, इसको मैं बिल्कुल वाइड ओपन करके थ्रो करती हूँ, फेंकती हूँ, खोलती हूँ। ओपन करना है, वाइड ओपन थ्रोन होती है। एट डॉन, किस समय? प्रभात के समय, भोर के समय। अब मॉर्निंग की इमेजरी आ रही है। माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, मेरी आंखों को खुशी मिलती है। ऑन इट, इस पेड़ पर रेस्ट, ठहरते हुए, टिकते हुए, आंखों को बहुत खुशी मिलती है। समटाइम्स, कई बार। एंड मोस्ट इन विंटर, कई बार, और सर्दियों में तो अधिकांश बार, बाकी अन्य सीजन में कई बार, लेकिन सर्दियों में अधिकांश बार। ऑन इट्स क्रेस्ट, इसके शिखर पर। देखो पहले स्टेंजा में पेड़ के शिखर के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया भाई? समिट यूज किया गया। और सेकंड स्टैंजा में क्रेस्ट, इस पेड़ के शिखर तक, है ना। एक ग्रे बैबून, एक ग्रे बैबून, बैबून कहते हैं लंगूर को, मंकी, ए काइंड ऑफ मंकी। एक ग्रे कलर का बैबून सिट्स, बैठा रहता है, स्टेचू लाइक अलोन, बिल्कुल स्टेचू लाइक, उसके बैठना जड़वत, एकदम स्थिर होके। स्टेचू मूर्ति, मूर्ति कैसी होती है? मूर्ति जैसा, बिल्कुल स्थिर होके, बिना हिले डुले, अलोन, अकेला बैठा रहता है। कौन? ग्रे कलर का मंकी। वॉचिंग द सनराइज, और बेचारा देख रहा होता है सनराइज को। अब बताओ, जो बैबून है वो स्टेचू लाइक क्यों बैठा रहता है भाई? हिलता भी नहीं है।
ठंड लगती है ना यार, ठंड में आदमी जड़वत हो जाता है, तो बेचारा इंतजार करता है कब सूर्य उगे। वाइल ऑन लोअर बाउस, जबकि नीचे की शाखाओं पे, हिज प्यूनी, उसके छोटे छोटे, प्यूनी का मतलब यहां पे यंग, छोटे छोटे, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे, जो चिल्ड्रन, उसके छोटे छोटे बच्चे, शिशु, लीप, उछलते हैं, अबाउट, इधर उधर, अबाउट यहां पे एडवर्ब है, इधर उधर उछल मारते हैं, फदाके मारते हैं, एंड प्ले, खेलते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी है बेचारे, ठंड सहन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ठंड नहीं लगती, बड़े बुजुर्गों को लगती है, ठीक है। एंड फार एंड नियर, और चारों ओर, फार एंड नियर मीन्स एवरीवेयर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, कोकिलास, कोयल जो हैं, नाइटिंगेल यूज नहीं किया, देखो लोकल वर्ड यूज किया है, इंडिया का नेटिव वर्ड यूज किया है, स्थानीय, बुलबुल या कोयल कह दो। हेल द डे, दिन का स्वागत करती है, हेल का मतलब यहां पे वेलकम, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, दिन का स्वागत करती है, ठीक है। एंड टू देयर पास्चर्स, और अपने चारागाहों की ओर, वेंड मतलब जाती है, गो, और स्लीपी काउज, हमारी नींद में चलती हुई गायें जाती हैं, ठीक है, चारागाह की ओर, गायें भी जग जाती बेचारी, और आधी नींद में ही वो चारागाह की पास्चर्स की ओर जाने लग जाती हैं। एंड इन द शेडो, और छाया में, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, जो छाया क्या होते हैं, ब्रॉड टैंक, एक बहुत विशाल काय टैंक, तालाब जैसा टैंक, कास्ट जो फैला हुआ है, स्प्रेड है, फैला हुआ है, कास्ट, बाय द हॉर ट्री। अब ये छाया ब्रॉड टैंक में कौन डालता है, यार सॉरी डालना ही है, कास्ट का मतलब डालना लिख दो, ये ब्रॉड टैंक पे छाया कौन डालता है, हॉर ट्री। अब देखो हॉर शब्द का बहुत इंटरेस्टिंग यूज यहां पे किया गया, उम्र दराज, यानी बुजुर्ग पेड़, यानी काफी ओल्ड पेड़ हैं। तो ये जो उम्र दराज पेड़ हैं, वो नीचे ब्रॉड टैंक है, बहुत विशाल काय टैंक है, ठीक है ना, उस पे छाया डालता है, सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट, इतनी सुंदर छाया डालता है, इतनी विशाल छाया डालता है कि द वाटर लिलीज, जो जल के लिली हैं, लिली के फूल होते हैं वाइट, वाटर लिलीज स्प्रिंग, खिल उठते हैं। स्प्रिंग शब्द का अर्थ यहां बसंत नहीं है, ब्लूम। वाटर लिली क्या होते हैं, खिल उठते हैं, लाइक स्नो एंड मास, जैसे बर्फ से वो ढके हुए हों, एंड मास का मतलब कवर्ड हो, जिसमें बर्फ की परत हो, ऐसे वाटर लिलीज क्या होते हैं, नजर आते हैं। अब आप इमेजिन करो कि पेड़ के पास में ऐसे कोई, ये पेड़ है, इसके पास ऐसा कोई टैंक जैसा है, टांका बना हुआ, उसके अंदर पानी में जो फूल उगते हैं वाइट वाइट, ये ऐसे वो वाइट हैं क्योंकि स्नो एंड मास, जैसे बर्फ से ढके हुए हों, बर्फ की चादर फैल गई हो, ऐसा वो वाटर लिलीज फील होते हैं। तो ऑब्वियसली वो वाटर लिलीज वाइट ही हैं, तभी बर्फ की चादर की तरह वो नजर आ रहे हैं, किस, इस टैंक पे, ठीक है ना, पेड़ के पास में एक टैंक बना हुआ, ठीक है। तो देखो, व्हेन माय फर्स्ट केसमेंट इज वाइट ओपन थ्रोन, जब मेरी खिड़की पहली बार खुलती है पूरी एकदम कंप्लीट, भोर के समय मेरी आंखें डिलाइट करती हैं, खुश हो जाती हैं, जब मैं आंखों को इस पे टिका हुआ पाती हूँ, पेड़ पर, इट आया है पेड़ पे, रेस्ट ऑन इट, इस पे टिकी हुई। समटाइम्स, कई बार, एंड मोस्ट इन विंटर, कई बार और अधिकांशतः सर्दी में, ऑन इट्स क्रेस्ट, इसके शिखर पर, पेड़ के शिखर पर, अ ग्रे बैबून, एक ग्रे कलर का बंदर, सिट्स स्टेचू लाइक, बिल्कुल जड़वत होके बैठा रहता है, अलोन, अकेला, वॉचिंग द सनराइज, सूर्योदय का। अब देखो यहाँ पे अलोन शब्द, अकेला, ऊपर अकेला बैठा, नीचे उसके टिपुड़े टिपुड़ी होता है बंदर के, है ना। वॉचिंग द सनराइज वाइल ऑन लोअर बाउ, जबकि नीचे की शाखाओं पे, हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, उसके छोटे छोटे बच्चे, लीप अबाउट, इधर उधर उछल कूद करते हैं, एंड प्ले, खेलते हैं। वो शिखर पर अकेला रह जाता पेड़ के।
एंड फार एंड नियर मतलब चारों ओर। कोकिलाज हेल द डे, चारों ओर से क्या करती हैं, जो कोयल हैं वो क्या करते हैं, दिन का स्वागत करती है कोकिला, कोयल। एंड टू देयर पास्चर, और अपने चारागाह की ओर वेंड अवर स्लीपी काउज, यहाँ भी इन्वर्जन है, ये वेंड वर्ब है, जाना। हमारी नींद से ऊँगी हुई गायें पास्चर की तरफ जाती हैं। और छाया में, जो कि ब्रॉड टैंक हैं, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट बाय द हॉर ट्री, वो जो बुजुर्ग पेड़ हैं जो छाया डालता है ब्रॉड टैंक पे, उस छाया में सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट छाया उसकी होती है कि द वाटर लिली, जो जल के लिली के फूल हैं, स्प्रिंग, वो खिले हुए होते हैं, लाइक स्नो एंड मास्ट, जैसे बर्फ की परत से ढके हो। तो यहाँ पे भी सिमिली है, लाइक स्नो एंड मास्ट, ये भी आपको सिमिली यहाँ पे नजर आएगी। और ये देखो, ये जो शुरू का जो पिक्चर है ना, ये देखो बंदर महोदय बैठे हैं यहाँ पे अलोन, हालांकि टिपुड़ी हम नहीं दिखा पाए। और ये देखो गाय पास्चर की तरफ जा रही है, और ये जैसे टैंक या पॉन्ड कह दो, इस तरह में ये देखो लिली खिले हुए हैं, गायें पास्चर की ओर जा रही हैं। और ये आपको पता है क्लस्टर ऑफ क्रिम्सन, जो फ्लावर्स का क्लस्टर है, झुंड है, ये काफ़ी कविता से मैच करता पिक्चर है, ठीक है, कविता के कॉन्टेक्स्ट में ही बनाया हुआ है एक्चुअली ये, ठीक है। ये क्रीपर हैं, पाइथन से इसको कंपेयर किया गया है। ये सब बातें आपको शुरू के 2 स्टैंजाज में याद रखनी है। तरुदत्त है ही हैं, आप जानते ही हो, आप तो मिले हुए हो, मुझे पता है, हम तो मिल नहीं पाए। तो 2 स्टैंजाज आपको आई थिंक आराम से समझ में आ गए होंगे। अगेन देखो, थ्राउन नया साउंड है तो सी हो गया, रेस्ट और क्रैश मिल रहा है, डी हो गया। और अलोन, वापिस देखो थ्रोन और अलोन काफी मैच कर रहा है। और ये क्या हो गया, देखो बाउज है ना, सी डी, ये वापस सॉरी ए बी बी ए होगा, माफ करना, हर राइम स्कीम क्या होगी, इसको सी मत दो, ए बी बी ए, ठीक है। फिर सी बाउ और काउ, ये सी हो गया, सी प्ले और डेट, सी डी डी सी। और कास्ट एंड वास्ट एंड मास्ट, ये तीनों ई हो गया, है ना। तो वापस वही राइम स्कीम आएगी हर स्टेंजा की। बट अब देखो थर्ड स्टेंजा की तरफ आ रहे हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, इसकी भव्यता के लिए नहीं, इट किसके लिए आया, ट्री के लिए आया, ट्रीज, पेड़ की मैग्निफिसेंस कहते हैं भव्यता, इस पेड़ की भव्यता के कारण नहीं, डियर इज द कैसोरिना टू माई सोल, मेरी आत्मा को ये कैसोरिना पेड़ है, वो इसकी भव्यता के लिए प्रिय नहीं है, इतना डियर नहीं है, इतना प्रिय नहीं है ये पेड़, अपनी भव्यता के लिए मुझे इतना प्रिय, मेरे आत्मा को इतना अच्छा नहीं लगता, मेरे हार्ट को इतना अच्छा नहीं लगता। सोल मतलब यहाँ पे हार्ट है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, इसके नीचे हम खेलें, वी किसके लिए आया बताओ, अब्जू, अरु एंड तरु, ठीक है, अब्जू, अरु एंड तरु तीनों के लिए आया है क्या, वी शब्द। इसके नीचे हम खेलें द ईयर्स में रोल, हालांकि वर्ष भले ही बीत गए हों, खेले हुए काफी वर्ष हो गए। ओ स्वीट कंपेनियंस, हे मेरे प्यारे से साथी, किसको कंपेनियंस किया गया, पुकारा गया बताओ, अब्जू एंड अरु को पुकारा गया, स्वीट कंपेनियंस, है ना, वो उसके साथी थे, वो खुद उसकी साथी थोड़ी थी। तो यहाँ पे तरुदत्त खुद नहीं है, अब्जू एंड अरु को वो एड्रेस कर रही है, और जो कि वहां पे है नहीं, अब कविता लिखते समय तो वो वहां पे है नहीं, तो ये क्या है, अपोस्ट्रॉफी भी है, अपोस्ट्रॉफी, जब कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कोई पोएट एड्रेस करता है, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये अपोस्ट्रॉफी कहलाता है ना। तो यहाँ पे ओ स्वीट कंपेनियंस अपोस्ट्रॉफी के रूप में यूज किया गया, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई और बहन को कह रही है। लव्ड विद लव इंटेंस,
जो कि मेरे लिए लव्ड थे, मैं उनसे प्यार करती थी, हु वर लव्ड, जिनसे प्यार किया जाता था, या मैं उनसे जिनसे प्यार करती थी पैसिव में, विद लव इंटेंस, और प्यार भी बहुत गहरा, गहरे प्यार से मैं उन्हें प्यार करते थे, है ना। लव मैं कैसे करती थी उनसे, मुझे वो अच्छे लगते थे, विद इंटेंस लव। ये इंटेंस शब्द है ना, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इस लव के लिए आया। बहुत गहरे प्यार से मैं उन्हें चाहती थी, पसंद करती थी उन साथियों को। फॉर योर सेक्स, तुम्हारे खातिर, शेल द ट्री बी एवर डियर, ये पेड़ हमेशा मेरे लिए प्रिय रहेगा। देखो, तो पेड़ इसलिए नहीं उस तरु को बहुत प्रिय लग रहा है, बहुत ऊंचा है, तारों तक पहुंचा हुआ है, इतना ब्रेवली वो उस पाइथन लाइक क्रीपर को सहन कर रहा है, बहुत ब्रेव है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे पेड़ इसलिए अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे खातिर, जो मेरे भाई बहन हैं, उनकी खातिर ये पेड़ हमेशा मेरे लिए डियर रहेगा। ठीक है। ब्लेंड यानी मिश्रण हो गया है विथ योर इमेजेस, तुम्हारी इमेजेस, छवि, किनकी, योर किसके लिए आया, भाई बहन, सिबलिंग। तुम्हारी छवि या प्रतिमाओं से जुड़ा हुआ है, इट शैल अराइज इन मेमोरी, यह हमेशा मेरी यादों में अराइज करेगा, उठ खड़ा होगा। जब भी मैं तुम्हें याद करूंगी, तुम्हारी इमेजेस याद करूंगी, तो ये जो पेड़ है अराइज कर जाएगा, मेरी यादों में जिंदा हो जाएगा। अराइज करना मतलब उठ खड़ा होगा यादों में, यानी जिंदा हो जाएगा। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, जब तक कि गर्म गर्म आंसू मेरी आंखों को अंधा ना कर दें, जब तक आंसुओं से मेरी आंखें धुंधला नहीं जाती, तब तक ये पेड़ मुझे याद आता ही रहेगा, तुम्हारी याद दिलाता ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी इमेजेस से ये पेड़ हमेशा मेरी यादों में जिंदा हो जाएगा, अराइज कर जाएगा। What is that डर्स लाइक मर्मर, ये शोक गीत की तरह बड़बड़ाहट की आवाज क्या है। अब डर्स कहते हैं एक शोक गीत को, अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, विलाप का गीत। ये डर्स लाइक यानी विलाप के गीत जैसा मरमर, बड़बड़ाहट क्या है, ओनोमेटोपोइया का उदाहरण है, ठीक है ना। और यहां पे देखो डर्स लाइक मरमर है, यहां पे कोई मरमर की तुलना डर से नहीं कर रहे हैं, शोक गीत जैसा, ये सिमिली नहीं है। ऐसा नहीं है कि डर्स को आप मरमर से कंपेयर करो, नहीं नहीं। ये जो बड़बड़ाहट, फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, ये शोक गीत जैसी फुसफुसाहट क्या है, दैट आई हेयर, जो मुझे सुनाई दे रही है। लाइक द सी, जैसे समुद्र, ब्रेकिंग, टकरा रहा है, ऑन ए सिंगल बीच, एक पथरीले, कंकरीले, छोटे छोटे कंकर से बना, कंकरीले, कंकरीले बीच पे, तट पे, जैसे समुद्र टकरा रहा है। इट इज द ट्रीज लैमेंट। अब देखो यहां पे दो प्रश्न हैं, दो लाइनों में प्रश्न पूछा गया है कि ये जो डर्स लाइक मरमर क्या है जो मुझे सुनाई दे रहा है। अपने आप से प्रश्न किया है कि ये जो शोक गीत जैसी बड़बड़ाहट की जो ध्वनि है, ये क्या है जो मैं सुन रही हूं। जैसे कि कोई समुद्र टकरा रहा है, जहां छोटे छोटे कंकर होते हैं, पेबल्स, वो सिंगल होते हैं, तो उन सिंगल का जो बीच है, समुद्र तट है, उस पर समुद्र टकराता है, तो वैसा एक शोक का सूचक होता है, वो भी बड़ा दुखमय लगता है, ठीक है ना। तो ये गीत क्या है, दर्ज लाइक आवाज क्या है, मरमर क्या है। फिर कह रही है कि इट इज द ट्रीज लैमेंट, ये पेड़ का विलाप है, लैमेंट है, मॉर्निंग है। एन एरी स्पीच, एक डरावनी सी बोली में, एरी मतलब डरावनी सी, ऑफल, स्पीच भाषा है, पेड़ की डरावनी भाषा है, पेड़ उसमें लैमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है। दैट हैप्ली, हैप्ली का मतलब जो संयोग से, कोइंसिडेंटली, जो संयोग से, टू द अननोन लैंड में रीच,
जो अज्ञात भूमि तक भी संयोग से पहुंच सकता है। ये जो मरमर है, ये जो शोक गीत है, विलाप का जो साउंड है पेड़ जो क्रिएट कर रहा है, पेड़ भी दुखी है उसके भाई बहनों के जाने से। तो ये जो विलाप, पेड़ का विलाप जब वाली जो मरमर साउंड है, डर्ज हैं, डर्ज लाइक मरमर जो है, ये लैमेंट है उस पेड़ का, एक बहुत डरावनी वाली भाषा में पेड़ का एक तरह से विलाप है जो संयोग से पहुंच सकता है टू द अननोन लैंड, अज्ञात भूमि पर। कौन सी अज्ञात भूमि? जहां पे उसके भाई बहन चले गए। अब पता नहीं कहाँ गए, डेथ के बाद आदमी कहाँ जाता है ये कह नहीं सकता, पता नहीं है, तो चले गए। एंड मे रीच, वहां तक ये अननोन लैंड तक ये गीत पहुंच सकता है जो डर्ज है, शोक गीत, पेड़ जो गुनगुना रहा है अब दुख में, है ना, क्योंकि पेड़ ने भी तो लॉस किया है ना। जो तीनों भाई बहन उसके नीचे खिलखिला के खेलते थे, तो पेड़ भी एक तरह का शोक गीत जो गुनगुना रहा है, मरमरिंग साउंड में निकाल रहा है, ये उस अननोन लैंड पे पहुंच सकता है जहां पे मेरे भाई और बहन चले गए। मतलब वहां वो भी इस गीत को महसूस कर पाएंगे। ये पॉइंट यहां पे कहना चाह रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पूरा, कोई खास बात आपको यहाँ पे नजर आई नहीं होगी। ठीक है ना। एक तो इसमें रीजन ये बताया गया है कि वो कैजुरिना जो ट्री है ना, उसको इसलिए वो डियर नहीं है कि वो बहुत मैग्निफिसेंट हैं, बहुत भव्य हैं, बल्कि पोइटस को वो इसलिए पसंद है क्योंकि उसके नीचे वो प्यारे लोग खेले थे जिनसे वो प्यार करती थी, बहुत इंटेंस प्यार से उनको चाहती थी। और साहब कह रहा है तुम्हारी खातिर ये पेड़ हमेशा मेरे लिए डियर रहेगा। बी एवर, शैल बी एवर, शैल इधर है और बी, शैल द ट्री बी एवर डियर, तुम्हारी खातिर ये पेड़ हमेशा मुझे प्रिय रहेगा, क्योंकि ब्लेंड विद योर इमेजेस, ये तुम्हारी छवियों से जुड़ा हुआ है, ब्लेंड है, जुड़ा हुआ है। इट शैल अराइज इन मेमोरी, ये हम मेरी यादों में हमेशा उड़ता रहेगा, ये जगता रहेगा जब तक कि हॉट टीयर्स मेरी आंखों को न धुंधला दें। और ये डर्स वाली बात मैंने अभी आपको डिटेल में बताई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अननोन, वो लैंड जहां पे वो चले गए, जहां पे ये डर्स लाइक मरमर पहुंचेगा, ये लैमेंट पेड़ का पहुंचेगा, वो अननोन है येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। फिर भी, ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है, वो जगह अननोन है येट फिर भी वेल नोन, बहुत अच्छी खासी तरीके से जानी जाती है वो जगह, टू द आई ऑफ फेथ, विश्वास की आंखों में। वेल नोन मतलब ये पोइटस यहां पे रेफर कर रही है हर ओन आईज, क्योंकि मेरी यादों में तो वो हमेशा जिंदा है। तो मेरे लिए तो वो जगह वेल नोन है कि अब वो मेरी यादों में जिंदा है। तो वेल नोन है, मेमोरी है, मेमोरी के लिए आया, एक मेटाफरिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे। टू द आई ऑफ फेथ, मेरी जो, मैं उन पे विश्वास करती थी मेरे भाई बहन पे, उसकी नजरों में, है ना, आस्था की नजरों में नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं स्वर्ग बता रही है वो कि भाई मरने के बाद सबको पता है, वेल नोन है, लोग स्वर्ग जाते हैं, तो जो धार्मिक लोगों की नजरों में सबको पता है स्वर्ग, इस तरह से भी आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ऐसी बात वो कहना नहीं चाह रही। उसके लिए वो जगह अननोन नहीं है, वो जानती हैं कि वो ईश्वर के घर पहुंच चुके हैं, ये वो भी जानती हैं कि वो उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे, वो उसके जहन में बसे हुए हैं। तो वो उसकी जो विश्वास भरी नजरें हैं, उसके जहन को कहा गया है, उसमें वो बसे गए हैं, उसकी खुद की आंखों में वो हमेशा बसे हुए हैं। आंखों का मतलब यह जहन है ना, चिंतन, मेमोरी में। आई हैव हर्ड दैट वेल फार एंड फार अवे। अरे ये दुख का क्या है, इंटरजेक्शन है, खुशी का आहा होता है। आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखा है, क्या, दैट वेल, वो विलाप, वेल कहते हैं विलाप को। इसके पीछे कौन सा शब्द आया था विलाप के लिए, बताओ? लैमेंट, विलाप। तो ये भी विलाप ही है, इसका मतलब मैंने वो विलाप सुन रखा है, पेड़ का विलाप, फार एंड फार अवे, बहुत दूर तक सुन रखा है,
इन डिस्टेंट लैंड्स, दूर की भूमि पे, यहां पे बात यूरोप की तरफ जा रही है। बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे, बहुत सारी ऐसी बंदरगाह वाली, शेल्टर्ड का मतलब जहां पे पोर्ट बने हुए हैं, जहां पे शेल्टर बने हुए हैं, पोर्ट बने हुए हैं, वैसी बे का मतलब होता है खाड़ी। तो मैनी अ खाड़ियों में, है ना, ऐसी जो खाड़ियों से घिरी हुई लैंड्स हैं, यानी चारों ओर जिनके खाड़ी, यानी बात हो रही यूरोप की, फ्रांस की, इटली की, जर्मनी की, वहां ऐसी भूमि है। When slumbered in his cave, जब नींद में, स्लमर्ड का मतलब सोया हुआ, इन हिज केव, अपनी गुफा में सोया हुआ, द वाटर रेथ, जल का दैत्य, यानी समुद्र का एक तरह से दैत्य, जो समुद्र में लहरें लाता है। ऐसा माना जा रहा है कि वो एक अंदर, समुद्र के अंदर एक दैत्य है जो लहरें पैदा करता है। तो वो जो समुद्र में लहरें पैदा करने वाला दैत्य अपनी गुफा में सोया हुआ होता है, उस समय, रात के समय की बात हो रही है। एंड द वेव्स, और उस समय वेव्स, लहरें, जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, जेंटली मतलब बहुत धीरे से किस करती हैं, द क्लासिक, उस भव्य शोर किनारे को, शोर का मतलब किनारा, हाँ, समुद्र के किनारे को। यहां पे देखो लहरों को पर्सोनिफाई किया है, किस करना ह्यूमन एक्शन है, लहरें किस करते हुए बताई जा रही हैं, तो पर्सोनिफिकेशन है। यहां पे लहरों को पर्सोनिफाई किया जा रहा है बाबूजी, ठीक है ना। द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, ये जो लाइन है पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। और फ्रांस और इटली, देखो फ्रांस या इटली की जो समुद्र पे जब लहरें धीरे से शोर को किस करती, वहां भी मैंने ये मॉर्नफुल वेल सुना है, दुख विलाप का गीत सुना है। बीनीथ द मून, चंद्रमा के नीचे, तो रात्रि का सूचक है, रात का सीन है, शांत एकदम, जब समुद्र शांत हो जाता है, उसकी लहरें धीरे धीरे छूती हैं शोर को, उस समय ऐसा मॉर्नफुल सॉन्ग मैंने वहां भी सुना है। व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड, जब पृथ्वी पड़ी रहती है, लेटी रहती है, तो देखो अर्थ को भी पर्सोनिफाई किया जा रहा है, लेटना ह्यूमन एक्शन है। ट्रांस का मतलब है मूर्छित, जब मूर्छित अवस्था में पृथ्वी भी लेटी हुई होती है, इन ए ड्रीमलेस सून, अब ड्रीमलेस यानी सपना नहीं आने लायक, सून का मतलब बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस। पृथ्वी एक सपना भी नहीं आए, ऐसी बेहोशी में जब मूर्छित पड़ी रहती हैं। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, और हर बार जब ऐसा संगीत उठता है, बिफोर माई इनर विजन रोज ए फॉर्म सबलाइन, जब भी ये संगीत, कौन सा म्यूजिक, ये मॉर्नफुल म्यूजिक रोज उठ खड़ा होता है, शोक वाला संगीत मेरे अंदर उठ खड़ा होता है। बिफोर माई इनर विजन, मेरे अंतर्दृष्टि में, मेरे अंतर जहन में, जब भी यहाँ के यूरोप के देशों में भी ऐसा संगीत कोई जग उठता है, जो ऐसा संगीत जो पेड़ निकालता है, वैसे मैंने वहां भी सुना है यूरोप में भी, रोज अ फॉर्म सबलाइन, वो एक ऐसा स्वरूप, सबलाइन यानी विशाल, विशाल स्वरूप मेरे अंदर खड़ा कर देता है। किसका स्वरूप, दाई फॉर्म, तुम्हारे रूप का, तुम्हारे स्वरूप का। दाई किसको कहा जा रहा है, पेड़ को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझने में, काफी साइकोलॉजिकल मामला है यहाँ पे। ट्री के लिए आया, द ट्री, कैजुरिना ट्री के लिए। ओ ट्री, ये देखो पेड़ को फिर संबोधित किया जा रहा है, हे पेड़। जब भी मैंने यूरोप में भी कभी ऐसा मेलनकलिक म्यूजिक सुना है, यूरोप के, चाहे वो, देखो दो नाम क्लियर मेंशन किए गए हैं, फ्रांस और इटली, वहां पे भी जब रात को कभी ऐसा मुझे मेलनकलिक म्यूजिक सुनाई देता है, तो एक भव्य या बड़ा विशाल रूप मेरे जहन में खड़ा हो जाता है, मेरी अंतर्दृष्टि में एक विशाल काय रूप खड़ा हो जाता है, जो तुम्हारा स्वरूप है, यानी उस पेड़ वो दिखाई दे देता है। ओ ट्री, है पेड़, तुम मुझे नजर आ जाते हो, एज इन माई हैप्पी प्राइम, जैसा कि जो मेरा खुशनुमा समय था, प्राइम का मतलब यहां पे टाइम, बचपन का। आई सॉ दी, मैं तुम्हें देखती थी ना बचपन में, इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम,
मेरे खुद के जो प्रिय नेटिव यानी जो घरेलू स्थानीय देशी, और क्लाइम का मतलब है क्लाइमेट में जब मैं तुम्हें देखती थी वैसे ही तुम्हारी छवि बन जाती है, चाहे भले ही मैं यूरोप में बैठी तुम्हारा म्यूजिक ये तुम्हारा देखो अब बात हो रही है डर्स लाइक मरमर की, कहाँ से कहाँ पहुंचाया है पोइटस ने, यूरोप पहुंचा दिया उस मरमर को। ये मरमर जैसे कि सिंगल बीच पे समुद्र टकरा रहा हो, ये पेड़ का विलाप है, एक ईयरी स्पीच है, एक डरावनी सी आवफुल स्पीच में जो कि संयोग से उस अननोन लैंड में भी पहुंच सकती है जहां मेरे भाई बहन चले गए, ठीक है ना। देयरफॉर, अच्छा ये तो नेक्स्ट आ गया यार, ठीक है, पहुंच गए, लेकिन वो मेरी निगाहों में कहाँ है मुझे पता है, मेरे जहन में वही है ना, वहां चले गए, यादों में बस गए अब मेरे भाई बहन। आई हैव हर्ड दैट वेल, मैंने वो विलाप सुना है जो तुम विलाप पैदा करते हो ना, वो डर्स लाइक मरमर, मैंने सुना है दूर दूर भी, विदेशी भूमियों में भी, डिस्टेंट लैंड में भी, जो खाड़ियों से घिरी हुई हैं विदेशी भूमियां, ठीक है ना। जैसे जब समुद्र का दैत्य जब वो सोया हुआ होता है अपनी गुफा में और लहरें जेंटली किस करती हैं उस भव्य किनारे को, चाहे किनारा फ्रांस का है चाहे इटली का है, चंद्रमा के नीचे यानी रात के समय जब चंद्रमा के नीचे पृथ्वी लेटी होती, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ याद रखना, बाद में लिखवा दूंगा, और पृथ्वी लेटी रहती हैं, मूर्छित होकर पड़ी रहती हैं एक सपना नहीं आने वाली बेहोशी में, और प्रत्येक बार जब वो म्यूजिक बजता है, ऐसा संगीत जो तुम्हारा डर्स लाइक मरमर जैसा म्यूजिक मुझे विदेशों में भी सुनाई देता है, तो बिफोर माई इनर विजन, मेरा जो अंतर्दृष्टि के सामने उठ खड़ा होता है एक स्वरूप, विशाल स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप यानी तुम्हारा आकार मेरे सामने आ जाता है। पेड़ को कह रही है ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, जैसा कि मेरे खुशनुमा समय में आई सॉ दी, मैं तुम्हें देखती थी, वैसा स्वरूप ऐसे उदासी भरे म्यूजिक में तुम्हारा स्वरूप मुझे दिखाई देने लग जाता है। जब मैं तुम्हें देखती थी मेरी खुद की भूमि जो भारत की भूमि थी कोलकाता की, उस गार्डन में जब मैं तुम्हें अपने क्लाइमेट में देखती थी तो ऐसा ही मुझे स्वरूप अभी भी मेरे अंतर्दृष्टि में तुम्हारा स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। ओके गाइस, यहां तक समझ में आ गया। देयरफॉर, इसलिए आई फेन का मतलब आई हैप्पीली, मैं बड़ी खुशी खुशी, आई फेन मैं बड़ी खुशी खुशी वुड कॉन्सक्रेट बनाऊंगी, लिखूंगी, राइट या क्रिएट ले देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉन्ग, गीत को नाउन के रूप में ले है था, वो सॉन्ग के लिए आता है। एक गीत बनाऊंगी अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, ठीक है, पेड़ के सम्मान में। दाई आया है किसके लिए, फॉर द ट्री, कैसरीना ट्री के लिए आया। ट्री बिलव्ड ऑफ दोज, वो पेड़ जो कि प्यारा था, बिलविड था पेड़, हु वॉज बिलविड ऑफ दोज, उनका, उनके किन के लिए आया है, उसके सिबलिंग्स के लिए, उसके भाई बहन का प्यारा था वो पेड़। हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप, अब जो क्या है ब्लेस्ड स्लीप में है, यानी डेथ की स्लीप, इटर्नल स्लीप। अच्छे शब्दों में बताई जा रही है डेथ को, ब्लेस्ड स्लीप कह के संबोधित किया गया डेथ को, याद रखना ये बात, जो कि अब डेथ की नींद में फॉर ए रिपोज, फॉर ए का मतलब है फॉर एवर, रिपोज आराम कर रहे हैं, सेकंड बार आ गया रिपोज शब्द, इससे पहले भी आया था, लोग रिपोज करते हैं। अब वो मृत्यु की नींद में, मृत्यु की शैया में हमेशा के लिए आराम फरमा रहे हैं, कौन, मेरे भाई और बहन, जो जिनका प्रिय ये पेड़ था। तो तुम्हारे सम्मान में इसीलिए मैं खुशी खुशी एक गीत लिखूंगी, एक गाना लिखूंगी, ये लिख रही है कविता।
डियरर देन लाइफ टू मी, और वो जो लोग अब मृत्यु की नींद में सो रहे हैं वो डियरर, अधिक प्रिय थे, देन लाइफ टू मी, मेरे खुद के जीवन से भी वो मुझे ज्यादा प्रिय थे, मेरे भाई बहन। ठीक है ना। अलास वर्दे, दुख की बात है कि वो मुझे अपने खुद के, अलास इसलिए कि भाई वो जिंदा नहीं है, और वर्दे, वो मुझे, देवर डियरर देन लाइफ टू मी, देन माई ओन लाइफ टू मी, वो डियरर थे मुझे, मेरे खुद के जीवन से भी अधिक प्रिय थे, मेरे भाई बहन। मेस्ट दाउ बी नंबर्ड, मे, देखो कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, इच्छा, प्रेयर की जा रही है कि तुम, दाव आया ट्री के लिए, तुम भी नंबर्ड, गिने जाओ, तुम्हारी भी गिनती हो, व्हेन माई डेज आर डन, जब मेरे दिन पूरे हो जाएं। व्हेन माई डेज आर डन का मतलब है व्हेन आई एम नो मोर, जब मैं दुनिया में नहीं रहूं, मेरे दिन पूरे हो जाएं, तो तुम गिने जाओ, विद डेथलेस ट्रीज, उन अमर पेड़ों में, डेथलेस यानी जिसकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती, उन अमर पेड़ों में तुम्हें भी गिना जाए। अमर पेड़ कौन से, लाइक दोज इन बोरोडेल, जो वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल नामक जगह के जो ट्रीज के बारे में गाया है ना, यू ट्रीज है, यू ट्रीज है, उनके बारे में वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में उल्लेख किया है। बोरोडेल नामक जगह है, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, बोरोडेल, खाड़ी है वैसे, डेल है ना, वहां बहुत वेटलैंड है, गीली भूमि है, और वहां पे यू ट्रीज के बारे में वर्ड्सवर्थ ने काफी कुछ लिखा अपनी कविता में। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता में जो बोरोडेल के यू ट्रीज हैं उनको अमर बना दिया। वैसे तुम भी हमेशा उन पेड़ों में गिने जाओ, तुम भी डेथलेस ट्रीज में गिने जाओ, मैंने भी तुम्हें अमर बनाने की कोशिश की इस कविता में। समझ में आ रही बात। अंडर हुज आफुल ब्रांचेस, जिसकी डरावनी शाखाओं में, जिसकी डरावनी शाखाओं के नीचे लिंगर्ड, ठहरे हुए हैं। क्या ठहरे हुए, देखो ध्यान देना यहां पे, पेल, पीले पीले फेयर, पेल फेयर, पीला पड़ा हुआ डर। पेड़ की ब्रांचेस के नीचे क्या क्या चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहा हूं। पेल फेयर, पीला पड़ा भय, डर, पीला पड़ा। ट्रैम्बलिंग होप, लड़खड़ाती आशा, पहली चीज फेयर, दूसरा ट्रैम्बलिंग होप, लड़खड़ाती आशा, तीसरी चीज डेथ, पेड़ के नीचे अब भाई बहन की डेथ ही बची है। द स्केल्टन, कंकाल, चौथी चीज, और पांचवी एंड टाइम, समय, द शेडो, जो कि समय की छाया। ये पांच चीजें अभी भी उस पेड़ के नीचे ठहरी हुई है। ठीक है। एंड दाउ वीक द वर्ड्स दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, ठीक है, हालांकि कमजोर सी ये कविता मेरी, दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, जो तुम्हारी सुंदरता के सामने मेरी कविता कमजोर ही है। फेन ओ फेन, हैप्पीली हैप्पीली, मतलब खुशी से, फेन ऊपर भी आया, देखो हैप्पीली मैंने लिख दिया, खुशी से रियर्स, मैं अभ्यास कर रही हूं, प्रैक्टिस कर रही हूं लिखने की। रियर्स का मतलब रिहर्सल करते हैं ना नाटक में, तो प्रैक्टिस, मैं अभ्यास कर रही हूं, माई लव, इस कविता लिखने का मैं प्रयास कर रही हूं। मे लव डिफेंड दी, प्यार तुम्हें बचा लें, प्यार तुम्हारी रक्षा करें, फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स, भूल भुलैया का जो शाप होता है, ये ऑब्लिवियन कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, जो आमतौर पर बुढ़ापे में होता है, पता है ना आपको, बुढ़ापे में आदमी ऑब्लिवियन में चला जाता है, सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया, ये भी पता नहीं रहता। तो चूंकि पेड़ भी बूढ़ा हो गया, तो ऑब्लिवियन एक मनुष्य जाति को मिला कर्ज है कि बुढ़ापे में लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑब्लिवियन में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो ऑब्लिवियन के कर्ज से प्यार तुम्हारी रक्षा करे, मेरा भाई बहनों का प्यार,
तुम्हें कभी उनको भुलाने ना दें। जो भाई बहन का मेरा और हमारा जो प्यार था, जो तुम उसके गवाह थे, वो प्यार तुम्हें कभी ऑब्लिवियन के कर्ज से बचा लेगा। यानी भुलक्कड़पन जो तुम आदमी का या किसी भी चीज का बुढ़ापे, भाई पेड़ को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, बार बार सीधा सीधा संबोधित किया जा रहा है, तो इसका मतलब एपोस्ट्रोफी पूरी कविता में है, पर्सोनिफाई तो पूरी पोइम में पेड़ को किया गया है। धीर, दाई और ये सब शब्द क्या है, तुम्हारा और तुम, और ये ये क्या है, पर्सोनिफाई किया, तभी एपोस्ट्रोफी की, बार बार एपोस्ट्रोफी भी आपको नजर आ रही। तो मे लव डिफेंड दी, प्यार तुम्हें बचा लें, किससे? भुलक्कड़पन वाला जो शाप मनुष्य जाति को मिला हुआ है, सब कुछ जल्दी भूल जाता है, लेकिन ये मेरे भाई बहनों का और हमारा जो प्यार है वो तुम्हें कभी हमें भूलने नहीं देगा। और ये कविता तुम्हें अमर बनाने की कोशिश है मेरी, क्योंकि ये जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल के जो यू ट्रीज हैं उनको अमर बना दिया था अपनी कविताओं में, वैसे ही मैं ये प्रयास कर रही हूँ। हालांकि मेरा ये कमजोर सा प्रयास है, कमजोर कविता, अपनी कविता को यहाँ पे तरुदत्त कमजोर बता रहे हैं, फिर भी मैं बड़ी खुशी खुशी कोशिश कर रही हूँ इस कविता को लिखने की। और प्यार, जो हम भाई बहनों का प्यार है, तुम्हें हमें भूल जाने से बचा लेगा। बोलो आपको पोइम कैसी लगी, मज़ेदार लगी कि नहीं? और मेरा प्रयास भी आपको मज़ेदार लगा कि नहीं? कमेंट करके बताना अगर वाकई में अच्छा लगे तो ऐप में जाकर। इज दैट क्लियर? अब इसका नेक्स्ट सेशन में अपन फिगर्स ऑफ स्पीच और क्वेश्चंस और आंसर्स की बात करेंगे। आई होप कविता आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की। एक दो बार आप देखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।